कमेंट्स नहीं है। टाइप हो गया। हाँ कमेंट। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आ गए कमेंट आ गए भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ मैं तो खड़ा हूँ जब से, है ना। गुड इवनिंग, आ जाओ, आज तूफानी करना है जरा। गुड इवनिंग। हाँ मैं टाइम पे हूँ, बच्चे लेट हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ सभी। आज थोड़ा तूफानी टाइप का कुछ पढ़ना है। आ जाओ। गुड इवनिंग। अरे आवाज आ रही है? क्लास नहीं चल रहा है? अरे क्लास चल रहा है भाई। राधे राधे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो बच्चों आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं यार आज, है ना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड। आज संभालना, हाँ आज चैट वैट बाद में, है ना। क्योंकि आज यार पता नहीं क्या पढ़ने वाला है ना, दमदार टाइप का कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ। आ जाओ संभवी, अब्दुल, जल्दी आ जाओ। शबाज, प्रिंस, आ जाओ भाई। तो बच्चों, हाँ ट्रांसलेशन का पीडीएफ निकालिए, बहुत बढ़िया, सामने रखना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ बच्चों। देखिए ट्रांसलेशन में इतना बड़ा गुड इवनिंग गौतम, इतना बड़ा गुड इवनिंग। जय श्री राम, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, अभी तो गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी 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 स्टडी एंड गो। चलिए आ जाइए। देखो, हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेशन का रिकैप छोटा सा करते हैं। देखिए बच्चों, पहले स्टेप में अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, है ना, एटीपी की मदद से। फिर उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम, हाँ, आगे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे एटीपी की मदद से। ठीक है। वीडियो नहीं प्ले हो रहा है? अरे प्ले होगा भाई, सबको चल रहा है। रिफ्रेश कर लो। देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ था, अमीनो एसिड। बस पढ़ा रहे हो ऋतिकेश बेटा, पढ़ा तो रहा हूं आपको, पढ़ना अच्छा है यार, मजे से। तुझे घड़ी दिख रही है? कौन से ब्रांड की घड़ी है वो भी बता दूंगा, अभी पढ़ते हैं। चलो, सबका चैट दिख रहा है सबसे। देखिए, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल पार्ट वो जिससे बाद में आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जिससे प्रोटीन ना बने वो नॉन फंक्शनल पार्ट है। ठीक है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व। ओ माय गॉड, व्हाट डू आई डू? सर मेरा चैट दिख रहा है सब। अभिजीत, हाँ, सबका चैट दिख रहा है भाई। बेसिक से ही बता रहा हूं यार, बेसिक से लेकिन टॉप लेवल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो घुमा घुमा के लिखा है, कभी इधर की लाइन कभी उधर की लाइन, सब खोज खोज के पढ़ना है। ठीक है, ठीक है भाई, घड़ी तू ही लेना ना हमजा। मेरा एक बच्चा पहले भी था हमजा, केजीएमयू लखनऊ में है, बहुत अच्छा बच्चा था। आदर्श कमेंट दिख रहा है। दानिश बोल रहे कितना लेक्चर लगेगा? बस भाई खत्म करने की तरफ चल रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिजीत, चलिए आ जाइए। अब आज अंश बिल्कुल सही है, आज कमेंट पर फोकस नहीं होगा, प्रोसेस पर फोकस होगा। जब कोई प्रोसेस खत्म होगी तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों। देखो, सबसे पहले अमीनो एसिड को, कोई भी अमीनो एसिड हो, ट्रांसलेशन, जो भी अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा आगे उसका एक्टिवेशन होगा बाय यूज ऑफ एटीपी। एक्टिवेशन के बाद उस अमीनो एसिड को टीआरएनए के 3' एंड पर लोड करेंगे। मैंने बताया था कि अगर प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन हो रहा है तो पहला अमीनो एसिड लेकर जो टीआरएनए जाएगा वो कौन सा अमीनो एसिड लेकर जाएगा? एन फॉर्माइल मिथियोनिन, और यूकैरियोट में मिथियोनिन। फिर मैंने बोला था सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 3 स्टेप में पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट बता चुका था मैं, 50s 30s राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हो ना। एमआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, जीडीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, कुछ इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, है ना। तो अब इनिशिएशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ। बच्चों देखो, मान लो थोड़ा सा एनसीईआरटी के इधर उधर भी जाएगी चीजें, क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगी। रौनक, तेरा भी कमेंट दिख रहा है, अब फोकस करो इधर। हाँ देखो बच्चों, सबसे पहले ये रहा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। ये है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोक मतलब प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। ठीक है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है।
मान लो बच्चों इस mRNA में यहां पर AUG है, यहां GGG है, UUU है, UAA है, मॉड्यूल की तरह रख रहा हूं। देखो प्रोकैरियोटिक mRNA इसलिए बोल रहा हूं, देखो प्रोकैरियोटिक mRNA में इनिशिएशन कोडॉन से 8 से 12 बेस पहले, या बोलो 4 से 12 बेस पहले भी बोल सकते हो। एक सेकंड, इनिशिएशन कोडॉन से 4 to 12 बेस, 8 से 12 बोलो या 4 से 12 बेसिस पहले एक सीक्वेंस होता है बच्चे, सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में होता है AGGU। बच्चों इस सीक्वेंस को खोजा था दो लोगों ने, इसे कहते हैं SD सीक्वेंस। इसे दो लोगों ने खोजा था, एक का नाम है शाइन, एक का नाम है डेलगैर्नो, इसलिए इसका नाम है शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है भले ना याद रखो AGGU ना याद रखो, पहली स्लाइड है, लेकिन ये जरूर याद रखो इनिशिएशन कोडॉन से 4 से 12 बेस पहले शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस होते। प्रोकैरियोट में, हमारे में नहीं है भाई, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले इससे आकर जुड़ेगा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। इनिशिएशन को मैं 3 पार्ट में बता रहा हूं। पहला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। सबसे पहले कौन आकर जुड़ेगा, 30S राइबोसोमल सब यूनिट आकर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो देख लो। अब आप देखो ये रहा राइबोसोम का छोटा सब यूनिट, 30S सब यूनिट है राइबोसोम का। ये आपको याद है 30S राइबोसोमल सब यूनिट में बच्चों 16S rRNA होता है, 16S rRNA होता है। मॉड्यूल से ही पढ़ना है बच्चे आज का, ये ट्रांसलेशन में पूरा फोकस बोर्ड पर समझने में, बस वो ज्यादा जरूरी है। देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के छोटा सब यूनिट 30S है और उसमें आरएनए कौन सा है, 16S rRNA। बच्चों 16S rRNA में ना बच्चों शाइन डेलगैर्नो का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। ओ भाई इनिशिएशन कोडॉन बीच में होता है बच्चे, कहीं भी हो सकता है। तो प्रोकैरियोट में फिक्स है। मोहम्मद अनस जो बता रहा हूं फोकस करो, जो होता है मतलब वही होता है, कुछ इधर उधर नहीं सोचना है। अब सुनो 16S rRNA में बच्चों शाइन डेलगैर्नो का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब AGG का कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं तो UCC, AGG का UCC, U का A। पता है इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। थोड़ा ध्यान देते रहना, एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, जिसे शॉर्ट में हम ASD सीक्वेंस कहते हैं, ASD सीक्वेंस कहते हैं, एंटी शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। सही है, ओके। तो ये आ रहा है जुड़ने बच्चों। और आपको बताऊं, सुनो तो अच्छे से ध्यान देना, यहां पर ना इनिशिएशन फैक्टर IF3 जुड़ा होता है, यहां पर IF1 जुड़ा होता है। ये इनिशिएशन फैक्टर के काम आपको नहीं याद रखना है, बस बता रहा हूं इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। एक काम तो बता ही देता हूं, सेल में आपको बताऊं कि राइबोसोम नहीं पाए जाते बच्चों, राइबोसोमल सब यूनिट पाए जाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि IF3 जो है ये छोटे सब यूनिट से बड़े सब यूनिट को जुड़ने नहीं देता। कब तक, जब तक कि ट्रांसलेशन की तैयारी ना हो जाए। जब तक ट्रांसलेशन की तैयारी नहीं होगी AUG, ये जो IF3 है छोटे राइबोसोमल सब यूनिट को बड़े से जोड़ना ही नहीं देगा, तो फिर तो ट्रांस राइबोसोम बना ही नहीं। आज की क्लास का नोट्स ना बनाए, मॉड्यूल से पढ़ना है, बस फोकस यहां। तो देखो बच्चों इसका काम यही है, पहली स्लाइड है, छोटे राइबोसोमल सब यूनिट को बड़े सब यूनिट से जुड़ने से रोकना। तभी बोल रहा हूं सेल में राइबोसोमल सब यूनिट होंगे, जब प्रोटीन बनना होगा तब ये जुड़ेंगे, देखेंगे। सॉलिड स्ट्रक्चर है भाई, हॉलो हॉलो नहीं है। अच्छा ये आ रहा है जुड़ने बच्चों, चलो जुड़ाते हैं, आ जाओ जुड़ाते हैं इन दोनों को। तो ये रहा, अरे NCERT भी तो लिखती है
when smaller subunit of ribosome encounter mRNA, mRNA और जब छोटे सब यूनिट की मुलाकात होती है तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन होता है, राइट। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इनिशिएशन के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, IF1, IF2, IF3। तो ये IF1, 2, 3 क्या है? इनिशिएशन फैक्टर, एंड दे आर प्रोटीन, राइट। तो ये फैक्टर क्या करते हैं बच्चों, याद नहीं रखना है, बस ये दिखा रहा हूं कि इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, सही है। अच्छा, आ जाओ बच्चों। तो ये देखो, ये रहा, फिर से बना रहा हूं, ये रहा mRNA, पूरी प्रोसेस दिखनी चाहिए, प्रोकैरियोटिक mRNA है ये। और यहां पर क्या है? AGG, और इधर है फिर इनिशिएशन कोडॉन, GGG, फिर UUU, फिर UA, स्टॉप कोडॉन, है ना। अच्छा, UAA, गौर करिएगा। सबसे पहले बच्चों ये आया, ये कैसे जुड़ेगा? एसडी में कितने बेसिस होंगे? 7 से 12 बेसिस होते हैं, आपको मिनिमम 7 याद रखने हैं, याद भी नहीं करना है, बस शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक mRNA में, याद रखना है, क्योंकि हमारे में नहीं होता शाइन डेलगर्नो, हमारे में ये काम कोई और करता है। कौन करता है बताऊंगा थोड़ी देर में। आ जाओ बच्चों, ये आ रहा है छोटा सब यूनिट जुड़ने। कैसे जुड़ेगा? अरे भाई कैसे जुड़ेगा? अरे कैसे क्या जुड़ेगा? ये 30S सब यूनिट है राइबोसोम की, भूल गए क्या? 16 SRRNA है छोटे सब यूनिट में, है ना। ये एसडी सीक्वेंस है और यहां पर एएसडी सीक्वेंस है 16 SRRNA में, यही तो है। UCC, अरे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अरे इसी बहाने mRNA से जुड़ गया छोटा सब यूनिट, यही तो है पहला स्टेप। कोई पूछे mRNA और छोटा सब यूनिट कैसे जुड़ा, तो बोलो बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसडी सीक्वेंस ऑन mRNA और एएसडी सीक्वेंस छोटे सब यूनिट में 16 SRRNA में, इसके मदद से जुड़ गया। और सुनो तो, इस फोटो को नाम क्या दूं? ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसका नाम क्या दूं? ध्यान रखो, नाम बड़ा होता जाएगा, इसलिए जो जो जोड़ते जा रहे हो लिखते चलो। क्या क्या जोड़ा आपने? 30S सब यूनिट और mRNA, तो इस फोटो का क्या नाम दूं? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे दो? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। 30S सब यूनिट और mRNA जुड़ा है। अच्छा सर, प्रोकैरियोट में तो आपने बोला एसडी हाइट, देखो सीक्वेंस नहीं याद करना है किसी का भी, बस क्या याद रखना है? mRNA में एसडी और छोटे सब यूनिट के आरआरएनए में एएसडी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और जुड़ गया छोटा सब यूनिट। सर आप बोल रहे थे यूकैरियोट में ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है? आ जाओ देखते हैं, अलग से बता रहा हूं, ध्यान देना। यूकैरियोट में बच्चे अलग से छोटा सा बॉक्स बना के बता रहा हूं। यूकैरियोटिक mRNA में याद है आपको, mRNA में यहां पर कैप होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्या आपको याद है कि ये छोटा सब यूनिट ना कैप ये mRNA से जुड़ेगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा? 40S सब यूनिट होता है ना हमारा तो 40S सब यूनिट होता है। तो 40S यूनिट में याद है 18 SRRNA होता है, ये 18 SRRNA ऐसे कॉइल हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ता है बच्चों। तो हमारे में प्रोकैरियोट में 16 SRRNA का ASD, mRNA का SD जुड़ता था, हमारे में 18 SRRNA कॉइल हो जाता है कैप के अराउंड। अब पकड़ लिया इसे, कैप को, अरे तो इसी बहाने जुड़ गया ना mRNA छोटा सब यूनिट। तो क्वेश्चन आ जाए नीट में, कैप नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसलेशन नहीं होगा। अरे क्योंकि छोटा सब यूनिट ही नहीं जुड़ पाएगा। तो प्रोकैरियोट में जो शाइन डेलगर्नो करता है, हमारे में mRNA का कैप करता है। मतलब कैप के दो काम हो गए, एक तो स्टेबिलिटी देना, कटने से बचाना mRNA को, और दूसरा छोटे राइबोसोमल सब यूनिट को जुड़ने में मदद करना। समझ गए? तो ये यूकैरियोट का केस है बच्चों, ये अलग से थोड़ा सा मैंने बता दिया, सही है? ओके डन। अब आ जाइए बच्चों, ये थोड़ा सा मुझे लगता है वो इधर लोगो होता है तो बच्चे देख नहीं पाते, इसलिए मैं इसको, एक ने भेजा था मुझे कि सर इधर नहीं दिखता, तो मैं यहां लिख देता हूं।
ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है, ये यूकैरियोट का एमआरएनए है। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही है, यूकैरियोट में ज्यादा नहीं जानना है हमें, वैसे भी हमें ट्रांसलेशन तो प्रोकैरियोट का ही पढ़ना है। तो बस ये थोड़ा सा कैप का रोल बता दिया। ठीक है, हो गया। अब आइए बच्चों, पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन का। क्या? एमआरएनए से छोटा सब यूनिट जुड़ गया। कैसे जुड़ा? एसडी और एएसडी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से। अब अगला स्टेप आ रहा है, अगला स्टेप जो आ रहा है, उस स्टेप में क्या होगा? टीआरएनए विथ अमीनो एसिड बनाकर जोड़ने वाला है। कहां पर? इनिशिएशन कोडॉन पर। आ जाओ, तो अगला स्टेप तो मैं यही डायग्राम में दिखा सकता हूं। अब और सुनो ना, वो IF3 और IF1 था ना, ये IF3 IF1 जुड़ा रहने दो, कोई मतलब नहीं हमें इन इनिशिएशन फैक्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब समझो मेरी बात, समझना जरा मेरी बात। अब होगा क्या? अब इससे आकर जुड़ने वाला है टीआरएनए। ऐसा करता हूं ना, अगले पेज में दिखा देता हूं क्या जा रहा है, अगले पेज में दिखाता हूं। ठीक है, आ जाओ, ये देखो अगले पेज में दिखा रहा हूं क्या कि आ रहा है जुड़ने टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1। सही है? अरे ये रहा एमआरएनए। अब एसडी कुछ नहीं दिखाऊंगा, जो काम का नहीं अब नहीं देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, स्टेप नाम क्या दिया था? फर्स्ट दिया था, ए दिया था, फर्स्ट दिया था, तो अब सेकंड। अब आकर जुड़ने वाला है पहला एमिनो एसाइल। अरे अमीनो एसिड और टीआरएनए, पहला एमिनो एसाइल टीआरएनए या पहला इनिशिएशन कोडॉन पर जुड़ेगा, तो बोलू इसे इनिशिएटर टीआरएनए जोड़ने वाला है। इनिशिएटर टीआरएनए जोड़ने वाला है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ IF2 एंड GTP। GTP से एनर्जी खर्च होगी बच्चों, IF2 GTP से। सही है? तो देखो ये एमआरएनए, एक सेकंड थोड़ा और नीचे बनाता हूं, है ना। ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। ठीक है, ये एमआरएनए है, 5 से 3, 5 से 3 एमआरएनए है। एसडी का काम खत्म। अब AUG GGG UUU, मान लो UA है। तो देखो छोटा सब यूनिट तो जुड़ ही चुका था, छोटा सब यूनिट तो जुड़ ही चुका है, ऐसे 30th सब यूनिट जुड़ ही चुका, और इसका नाम 30th एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है। अब एनसीईआरटी में कैसे पढ़े? अभी नहीं पढ़ना है, जब पूरी प्रोसेस हो जाए तो एक तरफ से पढ़ना, अभी नहीं। अच्छा, अब देखो इसको लाओ, ये अकेले खुद नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता बच्चों AUG है तो इसमें एंटी कोडॉन होगा UAC? अरे AUG का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब तो आकर जोड़ेगा, और खुद नहीं आ रहा है। कौन ला रहा है जोड़ने इसको? IF2 प्लस GTP। और सुनो, GTP को तोड़कर जैसे ATP टूटता है वैसे GTP टूटेगा, GDP प्लस PI प्लस एनर्जी। इस एनर्जी की मदद से इस टीआरएनए को इनिशिएशन कोडॉन पर जोड़ा जाएगा। IF2 क्या करेगा? GTP से एनर्जी लेकर इसको यहां जुड़वा देगा। लाओ जुड़वा देते हैं। ये देखो ये आ गया जुड़ने, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, कोडॉन एंटी कोडॉन, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए भाई, जुड़ गया। यही तो है दूसरा स्टेप। अमीनो, पहला अमीनो एसिड टीआरएनए जुड़ गया। ठीक है, और सुनो ना बच्चों, ये टीआरएनए जो पहला आया है, जो टीआरएनए पहला आया है, इसका क्या नाम दूं मैं? इनिशिएटर टीआरएनए नाम दे दूं, है ना। पहला टीआरएनए है तो इनिशिएटर टीआरएनए। या याद है आपको पहला अमीनो एसिड जो आएगा वो मैंने बताया था ना, एन फॉर्माइल मिथियोनिन लेकर आएगा, तो इसका नाम दिया था मैंने एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। एन फॉर्माइल मिथियोनिन और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये आकर जुड़ गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये आकर जुड़ तो गया, किसकी मदद से? अपनी मर्जी से आया? नहीं आया, IF2 GTP की मदद से आया। अभी तक इस फोटो का नाम क्या था बच्चों? 30th mRNA कॉम्प्लेक्स। नाम बढ़ता जाएगा, फोकस रखना। 30th mRNA कॉम्प्लेक्स नाम था इसका, लेकिन अब इससे ये जुड़ गया, तो इस पूरे का नाम क्या दोगे? अरे जो जो जोड़ते जा रहे हो लिखते जाओ।
अभी तक क्या था, 30s mRNA। अब और कौन आकर जुड़ गया, एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए आ गया, पूरा जोड़ के लिख दो कॉम्प्लेक्स। ये नाम बढ़ गया भाई, इसका तो नाम बढ़ गया। अरे 30s mRNA कॉम्प्लेक्स से उसको जोड़ दिया। मान लो नीट में सवाल आ गया, पहला जीटीपी कब खर्च होता है, पहला जीटीपी कब खर्च होता है, तो बोल दो 30s mRNA से जब जुड़ने आता है एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए, पहला जीटीपी कब खर्च होता है, जब एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए जुड़ने आता है 30s mRNA कॉम्प्लेक्स से, तब। सही है, ओके, जुड़ चुका बच्चों। और सुनो, यहां पर IF3 था और कौन था, IF1 था, IF2 का काम देख ही चुके हैं ना। अब सुनो, IF1, IF2, IF3 पिछले क्लास में बताया था, ये इनिशिएशन फैक्टर हैं जो इनिशिएशन प्रोसेस में मदद करते हैं। I मतलब इनिशिएशन, F मतलब फैक्टर। सही है, और ये फैक्टर जितने भी होते हैं सब प्रोटीन है। अच्छा बच्चों सुनो, तो अब mRNA से छोटा सब यूनिट जुड़ चुका है, टीआरएनए जुड़ चुका है, इनिशिएशन की तैयारी हो गई, अब सारे फैक्टर निकल जाएंगे और अब एंट्री होगी बड़े सब यूनिट की, अब एंट्री होगी बड़े सब यूनिट की। तो चलो अगला स्टेप लाते हैं, अगला स्टेप लाते हैं, लेकिन अगले पेज में, ताकि क्लियर रहे, है ना, कचड़ा ना भर जाए। देखो मैं बोल रहा हूं बच्चों, सारे इनिशिएशन फैक्टर अलग हो गए, हट गए अब, क्योंकि अब राइबोसोम के बड़े सब यूनिट के जुड़ने की बारी है। ये देखो, ये देखो, आ रहा है राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट जुड़, नहीं इधर नहीं बनाएंगे, एक सेकंड, इधर नहीं बनाएंगे, इधर तो लिखेंगे ना, स्टेप 3 है फाइंडिंग ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट, 50s राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ने आ रहा है। किसकी मदद से जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी मदद से जुड़ेगा बच्चों, मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़ेगा। ये देखो आ रहा है बड़ा सब यूनिट, 50s सब यूनिट, एंट्री कराओ इसकी, वो सब भाग रहे हैं और ये आ रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों जो डायग्राम पिछला है वो डायग्राम बनाए तब ना ये इसकी एंट्री कराएंगे। तो देखो ये, अरे यार इतना बड़ा थोड़ी बनाना है, देखो ये mRNA है और यहां पर मान लो AUG था, GGG था, UUU था, UAA था, ये mRNA था। इससे आकर जुड़ चुका था छोटा राइबोसोमल सब यूनिट, पहले तो यही जुड़ा था, सीक्वेंस याद रखना है ना। इसके बाद आकर जुड़ा, कौन आकर जुड़ा, टीआरएनए विथ एमिनो एसिड 1, अरे वही अनफॉर्माइल मिथियोनिन वाला टीआरएनए जुड़ा था, कोडॉन एंटीकोडॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए थे। एक सेकंड, कोडॉन एंटीकोडॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था। ठीक है, अब ले आओ एंट्री, ग्रैंड एंट्री कराओ भाई बड़े राइबोसोमल सब यूनिट की, ये लो जुड़ गया। ठीक है, और सुनो किसकी मदद से जुड़ा है, दोनों सब यूनिट जुड़े हैं मैग्नीशियम आयन की मदद से। ठीक है बच्चों, ये जितने भी इनिशिएशन फैक्टर है सब हट जाएंगे ना। देखो जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक बड़ा सब यूनिट एंट्री नहीं करेगा। वो क्यों जुड़े थे, इनिशिएशन की तैयारी में लगे थे, इनिशिएशन की तैयारी होगी, काम खत्म, हटो। अब ये है बच्चों, इसका नाम क्या दूं, पिछले का नाम क्या दिया था, ठीक है, 30s mRNA फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, 50s। अरे तो 50s और 30s 70s हो जाएगा, अरे 50s और 30s 70s हो जाएगा। सही है, तो इस अगले का नाम 70s कर दूंगा, बाकी सेम। तो देखो नाम क्या दे रहा हूं, 70s mRNA एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। अरे कुछ नहीं, पिछला वाला ही नाम है, बस 50-30s एनर्जी उसको लाने में खर्च हुई थी, जीटीपी को लाकर जुड़वाने में, अपने आप नहीं बनेगा, यहां पर जो है वो करना है। ठीक है, तो IF2 जीटीपी से एनर्जी लेकर ही उसको यहां जुड़वाएगा, किसको, टीआरएनए को।
इसको नहीं, ये तो मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, इनिशिएशन हो गया। अच्छा, आप बोलोगे 3 स्लाइड लगी हैं, तो बिल्कुल सिंपल, देखो कैसे याद रखना है, कुछ नहीं, ज्यादा झमेला नहीं रखना है। देखो मेरी बात, ये mRNA है, ठीक है, इससे आके जुड़ा छोटा सब यूनिट, कैसे जुड़ा, यहाँ एस डी, यहाँ एस डी जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो पहले mRNA से क्या जुड़ा, छोटा सब यूनिट। हाँ, जीटीबी खर्च होगा बच्चे, है ना तनवीर, तो मैं बोल रहा हूं mRNA से आके जुड़ा छोटा सब यूनिट। और जब छोटा सब यूनिट जुड़ गया, जब छोटा सब यूनिट जुड़ गया तो आकर कौन जुड़ा, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, है ना, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1 जुड़ा, और जब जुड़ गया तो आकर बड़ा सब यूनिट जुड़ गया। सही है, हाँ, टी साइसी लूप। अच्छा देखो मैं बताता हूं बच्चे, ये राइबोसोम है, देखना ऐसा करते हैं, ये मेरे हाथ को टीआरएनए समझ लो, और ये अंगूठा टी साइसी लूप है, टी साई सी लूप है। ये मान लो बड़ा ये सरफेस बड़ा सब यूनिट है, ये सरफेस बड़ा सब यूनिट है, तो ये टीआरएनए का जो टी साई सी लूप है, मेरा अंगूठा, ये लार्जर सब यूनिट से ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे, बड़ा सब यूनिट सरफेस है और इस पर ये टी साई सी लूप जुड़ा हुआ है, टी साई सी लूप वाला टीआरएनए, ठीक है ना। हाँ, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हो गया, देखो फटाफट बोलता हूं एक बार दोबारा, इनिशिएशन को पूरा, mRNA पर आकर, अरे सॉलिड स्ट्रक्चर है भाई, मेम्ब्रेन लेस है लेकिन सरफेस पर जुड़ेंगी सब चीजें, ठीक है। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूं कि पहले mRNA से जुड़ा छोटा सब यूनिट, जुड़ गया, फिर आकर जुड़ा टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, फिर जुड़ा बड़ा सब यूनिट, खत्म इनिशिएशन। ऐसे रखना है हल्के में चीजों को, ये नहीं कि भेजे में भरे जा रहे हो। 50s और 30s 70s राइबोसोम ही तो होगा। हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है रत्ना, यू से ए एंटीकोडॉन जुड़ सकता है, नॉर्मल बात है वो तो, लेकिन वबल पेयरिंग की बात कर रहे थे हम उस दिन। ठीक है बच्चों, इनिशिएशन हो चुका, अब आ जाओ इलोंगेशन। अब अभी तक क्या पढ़ा हमने, इनिशिएशन, अब पढ़ेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन ध्यान देना भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चीज और लगे हाथ बता देता हूं, सुनो, ये बच्चों जो राइबोसोम है ना, इसके बड़े सब यूनिट में, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 3 साइट होती है बच्चों, ई साइट, पी साइट और ए साइट। कौन कौन सी साइट, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ए यार क्या कर रहा है राहुल, हद करता है यार, 50s क्यों लिखूंगा, 30s पहले से था, अब 50s और आ गया, तो 30s और 50s जुड़कर क्या बनेगा, 70s राइबोसोम बनेगा ना, तो दिमाग लगाओ यार, क्या कर रहा है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में 3 साइट हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। हाँ 50 30s 70s होगा, ये सेल बायो में पढ़ोगे, चिंता ना करो। 60s 40s 80s होता है, हमारी बायो अलग चलती है भाई, सही है। तो बायो में जब पढ़ेंगे ना मैथ्स वाला ये हिस्सा, तो वहां पर आ जाएगा सेल बायो में राइबोसोम जब पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, मैं बोल रहा हूं बच्चों 3 साइट्स होती है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट में। हाँ, फर्स्ट क्लास में ही बोला था। ठीक है, आ जाओ, देखो बच्चों, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 3 साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। तो ये क्या होता है, देखो 3 साइट्स इन लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। अभी जो बोल रहा हूं ना बच्चों, ये सिर्फ बोल रहा हूं, होता हुआ तो थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं, ये जो बता रहा हूं ये अभी इंफॉर्मेशन है, अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा। देखो पहला है ई साइट, बोले तो एग्जिट साइट। देखो ये जो टीआरएनए आया ना बच्चों, ये टीआरएनए जो आया ना अमीनो एसिड लेकर, ठीक है। कुमार गौरव, एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी अगर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाद में सिंप्लीफाई कर तो दे रहा हूं, उतना ही याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो भाई, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 3 साइट है, ई, पी और ए। ई मतलब एग्जिट साइट। सुनो, ये टीआरएनए जब अपना एमिनो एसिड दे देगा ना, यार गौतम कुमार कर दी ना छोटी बात यार, एनसीईआरटी में लिखा है 2 ही साइट होते हैं, आप 3 बता रहे हो।
वो भी बता दूंगा भाई। गौतम ऐसा कर, तू एनसीईआरटी पढ़। एनसीईआरटी में लिखा है कि बड़े सब यूनिट में 2 साइट हैं जिनमें अमीनो एसिड लगा है। ई साइट पर टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड होता है और पी और ए पर विथ अमीनो एसिड। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा, चिंता ना करो यार, कुछ गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा। आ जाओ इधर बच्चों। एग्जिट साइट में ये जो टीआरएनए है ना, जब अमीनो एसिड दे देगा तो इसके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि रास्ता इधर है, बाहर से निकल लो। मेरा कहने का मतलब एग्जिट साइट क्या है? टीआरएनए आफ्टर डोनेटिंग, अरे मॉड्यूल में लिखा है टीआरएनए आफ्टर डोनेटिंग अमीनो एसिड मूव आउट फ्रॉम हियर। टीआरएनए आफ्टर डोनेटिंग अमीनो एसिड मूव आउट फ्रॉम हियर। अमीनो एसिड देने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं लिखना है। दूसरा पी साइट या पेप्टाइडल साइट। पी साइट बच्चे, पेप्टाइडल साइट पता है यहां पर क्या होता है? यहां पर वो टीआरएनए होता है जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? जहां इनमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। लेकिन अभी तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना ही नहीं शुरू हुआ। अरे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना ही नहीं शुरू हुआ तो दिखाऊं कैसे? तो अभी तो सिर्फ लिख लो और सुन लो कि पी साइट पर वो टीआरएनए होगा जिसमें ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या होगा? इट कंटेन टीआरएनए विथ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, विथ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी नहीं दिखेगा भाई, थोड़ी देर में दिखेगा, प्रोसेस चलने दो, सब दिखेगा। जो भी बोला जा रहा है सब प्रूव होगा। ठीक है, अब बात आई ए साइट। ए साइट का मतलब बच्चे अमीनो एसाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट। सुनो सुनो सुनो, ए साइट पर इनफाइनाइट भरोसा है, बिल्कुल अंकित। देखो ए साइट पर बच्चों जब भी नया टीआरएनए आएगा, जितना भी टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेकर, जितने भी टीआरएनए नए आएंगे अमीनो एसिड लेकर, वो हमेशा ए पर जुड़ेंगे। एक्सेप्शन है एट इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन पर जो टीआरएनए आया है अमीनो एसिड लेकर, वो कहां आया है? पी साइट पर। लेकिन अब जितने आएंगे वो सब ए साइट पर आएंगे। क्या बोला? पी साइट पर जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आया है इनिशिएशन कोडॉन पर, वो कहां है? पी पर। लेकिन अब जितने आएंगे वो कहां आएंगे? ए साइट पर। तो अमीनो एसाइल साइड में लिखूं न्यूली अराइव्ड टीआरएनए, न्यूली अराइव्ड टीआरएनए बाइंड्स हियर। न्यूली अराइव्ड टीआरएनए यहीं पर आकर जुड़ेगा, एक्सेप्ट एट इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन को छोड़कर, इनिशिएशन कोडॉन वाला हिस्सा छोड़कर। इनिशिएशन कोडॉन पर कहां के जुड़ा है? पी साइट पर। लेकिन अब जितने आएंगे सब ए साइट पर जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है, अब प्रूव करूंगा सब एक एक करके। ठीक है, तो बच्चों चलो आ जाओ इधर। देखो देखो इनिशिएशन में एक बार वापस रिकैप, क्या याद करना? इनिशिएशन में एमआरएनए पर आकर जुड़ा छोटा सब यूनिट, ठीक, फिर जुड़ा टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, फिर कौन जुड़ा? बड़ा सब यूनिट, खत्म, इतना ही तो है। आ जाओ इलॉन्गेशन। स्टेप बी है बच्चों इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक पढ़ रहे थे इनिशिएशन, अब पढ़ रहे हैं इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चलिए इलॉन्गेशन पढ़ते हैं। पहले रिक्वायरमेंट, जैसे इनिशिएशन की जरूरतें पहले लिखाई थी वैसे इलॉन्गेशन के लिए भी जरूरतें, रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों रिक्वायरमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो एक तो चाहिए जीटीपी। क्या चाहिए? जीटीपी। जैसे इनिशिएशन के लिए चाहिए था बच्चों इनिशिएशन फैक्टर, वैसे ही इलॉन्गेशन के लिए चाहिए इलॉन्गेशन फैक्टर। कौन कौन से? EFTU, EFTS और EFG, EFG। ये जो EFG है ना बच्चों, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम है। EFG क्या है? ट्रांसलोकेज एंजाइम है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। और पता है, सुनो, ये जो भी इलॉन्गेशन फैक्टर मैं बता रहा हूं ये प्रोकार्योट के हैं बच्चों,
ये इलॉन्गेशन फैक्टर जो बता रहा हूं मैं, ये प्रोकैरियोट के हैं। यूकैरियोट में अलग चाहिए, EF1 EF2 नहीं चाहिए भाई हमें, सही है। तो प्रोकैरियोट में इलॉन्गेशन फैक्टर ये चाहिए। अरे ई मतलब इलॉन्गेशन, एफ मतलब फैक्टर। ई मतलब इलॉन्गेशन, एफ मतलब फैक्टर। जैसे आई एफ मतलब इनिशिएशन फैक्टर, ई एफ मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर। ये जो टीयू है ना बच्चों, ये टीयू का मतलब होता है थर्मली अनस्टेबल, मतलब हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल। और टीएस का मतलब होता है थर्मली स्टेबल, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। ये है प्रॉपर्टी बता दी, सही है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि टीयू क्या है, थर्मली अनस्टेबल। टीएस क्या है, टीएस क्या है, थर्मली स्टेबल, सही है। तो सुनो, प्रोकैरियोट में ये तीन इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए, सही है। अब अच्छा सुनिए, अच्छा यूकैरियोट में दो होते हैं, EF1 EF2 नहीं चाहिए भाई हमें, हमें सिर्फ इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए। प्रोकैरियोट वाले याद रखना, इसलिए प्रोकैरियोट ले लिखे। हाँ एक चीज और, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए। और आपको याद है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में कौन होता है, 23S rRNA। यूकैरियोट में कौन होता है, 28S rRNA, 28S rRNA। यही तो है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। और सुनो, ये एंजाइम आरएनए है तो बोलूं राइबोजाइम है, यही तो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और नीट में सवाल आ जाएगा, क्या सवाल आएगा कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहां पाया जाता है, तो बताओ ये कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं बच्चों, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में। कहां पाए जाते हैं, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट में, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में पाए जाते हैं। ये याद रखना काम है, जी का कोई मतलब नहीं है बच्चे, वहां मतलब होता तो लिख देता मैं। रिक्वायरमेंट हो गई, क्या क्या, जीटीपी चाहिए, इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज चाहिए, ठीक है। चलिए इलॉन्गेशन पढ़ना शुरू करते हैं, इलॉन्गेशन पढ़ना शुरू करते हैं। वही पिछला डायग्राम लेकर आ रहा हूं, पिछला डायग्राम याद करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ, पढ़ते हैं इलॉन्गेशन। ये एमआरएनए 5 से 3, ये यूजी, ये जीजीजी, ये यूयूयू, ये यूए। अब भारी होने वाला है भाई, हाँ कैटलिस्ट मतलब एंजाइम। देखो बच्चों, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले आकर कौन जुड़ेगा, छोटा राइबोसोमल सब यूनिट, यही हुआ था। फिर कौन जुड़ा था आकर, फिर कौन जुड़ा था, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 1, बोले तो एन फॉर्माइल मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड 1 आकर जुड़ा था। एंटीकोडॉन यूएसी, यही था। फिर आकर जुड़ा था, रिवीजन करवा रहा हूं, फिर आकर जुड़ा था राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट। और मैंने क्या बोला था, इसमें 3 साइट है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। इतना तो पढ़ चुके हैं। अब आगे, अब आगे देखो बच्चों, ए साइट पर देखो एक कोडॉन एक्सपोज्ड है, तो यहां पर आएगा टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 2, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आएगा, कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, तो देखो जरा कौन लेकर आएगा। मान लो ये रहा टीआरएनए, नहीं यहां नहीं बनाएंगे, देखो यहां पर आ रहा है टीआरएनए लेकर अमीनो एसिड 2, ये देखो ये रहा टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 2, यही तो आके जुड़ेगा भाई। कहां पर, इसमें एंटीकोडॉन क्या है, ए, अरे तभी तो जुड़ेगा यहां आकर, खुद नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल खुद नहीं आएगा, कोई लेकर आएगा। कौन, याद है पहला वाला कौन लेकर आया था, IF2 प्लस GTP, लेकिन अब जितने आएंगे वो कौन लेकर आएगा, EFTU GTP। और GTP पता ही है आपको, GTP टूटेगा, एनर्जी देगा और इसको जुड़वाएगा यहां, GTP को तोड़ेंगे निकलेगी एनर्जी, उसी का यूज करके EF2U इसको यहां लाकर जुड़वा देगा। ठीक है बच्चों, तो आपके मॉड्यूल में एक डायग्राम ऐसा बना है, लेकिन मैं बार बार थोड़ी डायग्राम बनाऊंगा,
इसी डायग्राम में इसको फिट कर रहा हूं आके, समझे? फॉलो करते रहना। देखो आ गया टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 2। क्या बोला था? नया टीआरएनए जो भी आएगा वो ए साइट पर जुड़ेगा। देख लो ए साइट पर आकर जुड़ा है, एंटीकोडॉन, सॉरी जीजीजी है भाई, जीजीजी है तो ए नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सीसीसी है ना, हाँ सीसीसी, कोडॉन एंटीकोडॉन जुड़ गए। अरे भाई ईएफटीयू इसी को पकड़ के क्यों लाया? ईएफटीयू इसी को पकड़ के क्यों लाया? क्योंकि इसके पास एंटीकोडॉन था सीसीसी, तभी तो लाया, जीजीजी से जुड़ सके। सही है, हाँ लाके जुड़वा दिया एनर्जी लेकर ईएफ2। देखो पहला लाने का काम था IF2 प्लस जीटीपी, लेकिन अब जितने आएंगे कौन लाएगा? EFTU प्लस जीटीपी। सही है, ओके बच्चों, अब आकर तो जुड़ गया। और सुनो अब एक्शन में आ रही है बात, ध्यान से देखो। मैं कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ फोकस इधर कर रहा हूं प्रोसेस पर। अब हरकत में आएगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का एक्शन देख लो। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम बच्चों, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्शन में आएगा जैसे ही ये जुड़ेगा, और क्या करेगा? एमिनो एसिड 1 और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या बोल रहा हूं? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एमिनो एसिड 1 और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा, और उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। लो बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड नहीं, अच्छा नहीं लिखा है, फिर से बोल रहा हूं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने क्या किया? एमिनो एसिड 1 और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ा, उससे रिलीज हुई एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुई उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एमिनो एसिड 1 और 2 के बीच। सही है, अच्छा तो ये बन गया बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने क्या किया? एस्टर बॉन्ड तोड़ा एमिनो एसिड 1 और टीआरएनए के बीच, और जो एनर्जी निकली उससे पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया अमीनो एसिड 1 और 2 के बीच। राइट, एक बार ना पेप्टाइड बॉन्ड बनने का प्रोसेस देख लेते हैं, रिएक्शन बनाकर। हाँ रिएक्शन देखो बच्चों, अगेन देखो ये अमीनो एसिड 1 है, मान लो CNH2COH। ओ भाई अमीनो एसिड तो पता है ना, ये R ये H, ये अमीनो एसिड 1 है बच्चों। AA1 मतलब अमीनो एसिड 1 कहां पर है? P साइड पर। अमीनो एसिड 1 कहां है? P साइड पर। ले आओ अमीनो एसिड 2। अमीनो एसिड 2 क्या है? CRHCOH। और NH2 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो तो जरा, क्या मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना? ठीक है, अच्छा चलो, तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करेगा, H2 हटा देगा। क्या? H2 हटा देगा, H2 हटा देगा। और फिर क्या होने वाला है? देखो इधर, ये अमीनो एसिड 2 कहां है? अमीनो एसिड 2 ये है, कहां पर है? A साइड पर, A साइड पर। अरे इधर से OH इधर से H, -H2 कर दो, जोड़ दो, बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ ये बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, CRH NH2 C डबल बॉन्ड O HOH, ये वाटर तो हट गया, अब क्या बचा? NH CRH COH। लो बन गया भाई पेप्टाइड बॉन्ड। अरे यही तो है CONH पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। और सुनो ध्यान से, ये जो 2 अमीनो एसिड की चेन बनी है ना, इसे डाईपेप्टाइड कहेंगे। सर पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है, आप डाईपेप्टाइड बोल रहे हो। हाँ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। भाई मेरी बात सुनो, पेप्टाइड बॉन्ड की गिनती नहीं, अमीनो एसिड की गिनती से नाम आता है। अमीनो एसिड कितने हैं? 2। अब 2 है तो डाईपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड होंगे ट्राईपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं गिना जाता, तो पेप्टाइड बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों? CONH। हाँ पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड CONH, ये है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा
अब एक सवाल बहुत प्यारा एक ने पूछा है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी कंज्यूम होती है। देखो बच्चों, बायो में अगर तेरी बात मैं मानूं तो याद कर, जब ग्लूकोज आप तोड़ते हो, जब आप ग्लूकोज तोड़ते हो, ग्लूकोज तोड़ते हो, तो याद है 30 ग्लूकोज के सीसी बॉन्ड तोड़ते हो, 38 एटीपी का गेन होता है। तो केमिस्ट्री फिट ना करो, यहां बायो रहने दो, है ना। दूसरी बात बच्चों, मैं बताता हूं एग्जैक्ट रीजन क्या है। देखो, बायो में जब भी हम लिखते हैं ना एनर्जी लगी, निकली, ये हम नेट बताते हैं। जैसे जब ग्लूकोज तोड़ते हैं, ग्लूकोज तोड़ते हैं तो पहले 2 एटीपी खर्चा करते हैं, 2 एटीपी खर्च करते हैं, बाद में बनता है। तो नेट तो बना ना, वही है हर जगह, हर जगह वही है, हर जगह वही कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी नेट क्या हुआ। हम हमेशा नेट की बात करते हैं, लगी लगी लेकिन रिलीज ज्यादा हुई, तो नेट तो रिलीज हुई, तो रिलीज की बात करेंगे, ठीक है ना सुनील। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बच्चों, समझ गए मेरी बात। नेट की बात करते, बिल्कुल सही है। अभी उलझो नहीं, फोकस पूरा रखना है, ध्यान से सुनो। मैं फिर से बोलता हूं, ये एमिनो एसिड 2 वाला टीआरएनए आया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्शन में आया, एमिनो एसिड 1 और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया, और जो एनर्जी निकली उससे पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया एमिनो एसिड 1 और 2 के बीच। अब 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 क्या, पेप्टाइड बॉन्ड तो बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? हाँ, एस्टर बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी निकली, लगी होगी लेकिन उससे ज्यादा निकली, तो नेट क्या निकली, उसी एनर्जी के यूज से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और सुनो, एनसीईआरटी क्या बोलती है? When two charged tRNA are brought close enough, जब 2 चार्ज टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए पास पास आते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एंड हाँ दानिश, लेकिन क्या करूं यार, अब कुछ पूछते हैं तो क्या बोलूं। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, जब 2 चार्ज टीआरएनए को पास मिलाते हैं, 2 चार्ज टीआरएनए को पास मिलाते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और एनसीईआरटी लिखती है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज फेवर्ड एनर्जेटिकली, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए, वही एस्टर बॉन्ड वाली आएगी, सही है। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने में कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? कौन काम करेगा? यही। कौन पेप्टाइड बॉन्ड का काम करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। सही है। हाँ तनवीर, चिंता न कर, बता दूंगा कहां क्या है। पहला सवाल सुनो मेरे से, पहले मेरा सवाल सुनो। क्वेश्चन क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनेगा, तो पूरा याद रखना है। तो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बोलना है, ये बोलना है पी साइट वाले अमीनो एसिड का COH, पी साइट वाले अमीनो एसिड का COH, ए साइट वाले अमीनो एसिड के NH2 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पी साइट वाले अमीनो एसिड का COH, ए साइट वाले अमीनो एसिड का NH2 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये पूरी लाइन याद रखना है, सही है। ओके बच्चों, समझिएगा मेरी बात। पीडीएफ नहीं खुल रही है, पढ़ लो सर, मैं कल से पीडीएफ नहीं खुल रही है। बच्चे आप ऐसा करना, जो टीम है बैकएंड की, वहां पर जो ऐप पे मैसेज है ना, वहां डालो और वो लोग कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे आपकी, ठीक है। अब सुनिए, EFTU ही तो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है भाई, टीआरएनए लेकर आ रहा है जीडीपी की मदद से। अच्छा बच्चों, आपको नहीं लग रहा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, आपको नहीं लग रहा बच्चों कि जो भी नया टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड आएगा, वो राइट की तरफ आ रहा है? इधर आ रहा है राइट की तरफ। मतलब बोल सकता हूं क्या कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, प्रोटीन में, राइट पर आखिरी अमीनो एसिड होगा, क्योंकि जो भी अमीनो एसिड, अगला कोडॉन इधर ही है ना, तो अगला अमीनो एसिड इधर 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 आएगा, तो राइट पर होगा आखिरी अमीनो एसिड, लेफ्ट पर होगा पहला अमीनो एसिड। नहीं लग रहा है? एनसीईआरटी बता रहा हूं, 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल क्या कहती है? 11th एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल की, अगर हम प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन कर लें, एक प्रोटीन को हम अगर एक लाइन की तरह इमेजिन कर लें, तो लेफ्ट पर होगा पहला अमीनो एसिड, और लेफ्ट पर जो पहला अमीनो एसिड होगा उसका NH2 फ्री होगा, और राइट पर जो आखिरी अमीनो एसिड होगा उसका COH फ्री होगा।
इसका मतलब लेफ्ट पर जो पहला एमिनो एसिड है उसका NH2 फ्री है, और राइट पर जो आखिरी है उसका CH फ्री होगा। एनसीईआरटी 11th बायोमोलिक्यूल। तो बच्चों इसे बोलूं लेफ्ट एंड ऑफ प्रोटीन, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बोलो प्रोटीन है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये यहां समझना आसान है, वहां नहीं। ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड। तो सुनो, तो लेफ्ट एंड पर क्या बोल रहा था मैं? पहला एमिनो एसिड होगा। लेफ्ट एंड पर होता है पहला एमिनो एसिड, और राइट एंड पर होता है लास्ट एमिनो एसिड। राइट एंड पर होता है लास्ट एमिनो एसिड, सही है। लेफ्ट एंड पर NH2 फ्री है, तभी तो बोलते हैं एन टर्मिनल, और राइट पर CH फ्री है, इसीलिए बोलते हैं C टर्मिनल। 11th NCERT है, और यहां समझना आसान है, वहां नहीं समझ में आती, सही है। ओके, तो बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही क्या होगा आगे वो देखो। इस डायग्राम को ना मैं फिर से दोबारा बना रहा हूं, लेकिन अगले पेज में। और क्या बनाऊं, सुन लो क्या करूंगा मैं। इस एमिनो एसिड को ना उठा के यहां रख दूंगा। कहां रख दूंगा? यहां ऊपर इसके। आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, ये नहीं, एक सेकंड, व्हाइट कलर से mRNA बनाते आ रहे हैं, व्हाइट से ही बनाते रहेंगे। देखो ये देखो बच्चों, ये mRNA है, ये mRNA है ना। यहां पर AUG था, यहां GGG था, यहां UUU था, यहां UAA था, यही था mRNA। और यहां पर छोटा सब यूनिट है, यहां बड़ा सब यूनिट है। पिछले डायग्राम की हालत देखी जाए तो यहां पर E, P और A है, याद है ना आपको पिछले डायग्राम का? यहां पर याद करो, जो tRNA था बच्चों, उसका एमिनो एसिड छीना जा चुका है। उसका tRNA का एमिनो एसिड छीन लिया है ना। हाँ, और जो GGG पर tRNA है उस पर एमिनो एसिड 2 आया था, और पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड 1 भी जुड़ चुका है बच्चों। यही है ना, यही है भाई। और ये एंटीकोडॉन है, यही हुआ है। अब आगे सुनो, ये पिछला पार्ट है, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका। अच्छे से समझना आ जाए। सिंप्लीफाई करके एक बार समरी बोल दूंगा, लेकिन ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, लेकिन समझना पड़ेगा बच्चे, है ना। कोई चीज आसान हो या टफ हो, डजेंट मैटर। मैं सबको बोलता हूं, यू आर नॉट सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हैं कि यार कॉफी नहीं पसंद है, हॉट कॉफी नहीं पसंद है, कोल्ड कॉफी पीते हैं, नहीं। यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं बैठे। कोई चीज आसान हो या टफ हो, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, तभी नीट में सिलेक्शन होगा, सही है। आ जाओ। तो बच्चों देखो, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब सबसे क्रूशियल पार्ट ये समझ में आ गया, मतलब ट्रांसलेशन समझ में आ गया। देखो अब क्या होने वाला है बच्चों, अब इस राइबोसोम से यहां पर आकर जुड़ जाएगा ट्रांसलोकेज एंजाइम अलोंग विथ जीटीपी। अरे जीटीपी को तोड़ के एनर्जी लेगा, जीटीपी को तोड़ देगा, अरे जीटीपी को तोड़ देगा इंटू जीडीपी प्लस पीआई। जीडीपी प्लस पीआई में तोड़ देगा, प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी की मदद से राइबोसोम को एक कोडॉन आगे खिसकाना है। राइबोसोम को एक कोडॉन आगे खिसकाना है, और इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या लिख रहा हूं मैं, गौर करिएगा इसके आगे क्या होगा। नाउ राइबोसोम स्लाइड ओवर एमआरएनए। नाउ राइबोसोम स्लाइड ओवर एमआरएनए। किस डायरेक्शन में चलेगा? 5 से 3 इन 5' to 3' डायरेक्शन झूला झूलेगा आगे। अब ये इसी को कहते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। हिंदी बोलो, स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन होगा भाई। और इसके लिए क्या चाहिए? अरे वही ट्रांसलोकेज एंजाइम। इट रिक्वायर ट्रांसलोकेज एंजाइम। क्या चाहिए? ट्रांसलोकेज एंजाइम चाहिए। अरे ट्रांसलोकेज एंजाइम वही है EFG। और क्या चाहिए? GTP। और क्या चाहिए? GTP। तो सुनो,
हर बार पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद, हर बार पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद EFG GTP आएगा और राइबोसोम के एक कोडॉन आगे खिसकाएगा। ये फील हो जाए ना बच्चों तो खुश हो जाना कि हाँ ट्रांसलेशन सही हो गया। समझना मेरी बात को। ट्रांसलोकेशन में क्या है? अरे सुनो तो, mRNA को एक धागा समझ लो, mRNA को एक धागा समझ लो, और नहीं कोई और नहीं चलेगा, tRNA नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ राइबोसोम, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना सिर्फ ये चलने वाला है। तो सुनो, mRNA को समझ लो एक धागा और राइबोसोम को समझ लो एक मोती। तो ये मोती अभी यहां है, अब इसको एक एक कोडॉन आगे खिसकाना है। mRNA को क्या समझ लो एक धागा, राइबोसोम को एक मोती। अब ये राइबोसोम नाम का मोती एक एक कोडॉन आगे खिसकेगा, इसी को बोलता है ट्रांसलोकेशन। कौन खिसकाएगा? EFG और GTP एनर्जी लेकर। चलो खिसकाते हैं, खिसकने के बाद का इफेक्ट पता चल जाए तो खुश हो जाओ। आ जाओ देखते हैं। तो बच्चों आपको दिखने जा रहा है ट्रांसलोकेशन। ये बहुत जरूरी है समझना, मतलब हद से ज्यादा जरूरी है। तो ट्रांसलोकेशन का इंपैक्ट समझो बच्चों। ऐसा करता हूं, देखना समझ में आ जाए तो बताना भाई। हाँ, मजा तो तभी आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। ये देखो, ये है AUG, ये है GGG, ये UUU, ये UA। ठीक है बच्चों, AUG पर कौन सा tRNA जुड़ा है? AUG पर कौन सा tRNA जुड़ा हुआ है? जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है ना, जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है, राइट। और GGG पर कौन सा tRNA जुड़ा है? जिसमें अमीनो एसिड 2 और 1 की चेन है ना, अमीनो एसिड 2 और 1 की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। ये CCC, कोडॉन एंटीकोडॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इतना ही है ना बच्चों, ध्यान से समझना। एक कोडॉन चला, राइबोसोम एक कोडॉन आगे खिसका, एक कोडॉन आगे खिसका, इसको फील करते हैं। आ जाओ, इसको किस रंग से फील करें? ऑरेंज से, नहीं ऑरेंज नहीं, ज्यादा हो जाएगा, हरे रंग से। ठीक है, आ जाओ सभी ध्यान देना, सभी बच्चों ध्यान देना। आपको नहीं लग रहा है बच्चों अभी ये इतने में है, अभी इतने में है ना। अब अगर ये एक कोडॉन आगे बढ़ा दूं, आपको नहीं लग रहा ये अब क्या हो जाएगा? अब इतने पे है, अब इतने पे आ गया। ऊपर वाली भी बाउंड्री ऐसी कर दो। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, AUG से लेकर UUU, है ना। बड़ी वाली बाउंड्री भी ऐसे कर दो। ये देखो जादू हो गया, E साइड, P साइड, A साइड। अरे देखो तो, एग्जिट साइड पर वो tRNA आ गया जिससे अमीनो एसिड छीना जा चुका है, यहां से बाहर निकालो इसको। क्या बोला था? P साइड पर कौन होगा? tRNA विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले कहां थी? A साइड पर, लेकिन अब कहां पहुंच गई? ट्रांसलोकेशन के बाद कहां है? वही है P साइड की पहचान। P साइड पर पहुंच गया ना tRNA विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, और A साइड पर एक नया कोडॉन खुल गया, नया tRNA आएगा। आओ इधर आओ, इसको थोड़ा और फील करते हैं, आगे तो ये हटा दिया जाए। बच्चों आपको नहीं लग रहा, ध्यान से समझना, आपको नहीं लग रहा कि जब राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ा, जब राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ा तो ये P वाला E पर चला गया। देखो P वाला E पर है, A वाला P पर आ गया, और A पर नया कोडॉन आ गया भाई। तो A पर ये नया कोडॉन जो बाहर था वो अंदर आ गया। ठीक है, सही चल रहा है? अच्छा, तो देख लो ट्रांसलोकेशन फील हुआ या नहीं, बोलो भाई जल्दी। मतलब सिंपल है यार, ये ऐसे है, EPA, कमेंट देख लेना आ रहे हैं या नहीं। देखो EPA था ना, एक कोडॉन खिसका तो P वाला E में आ गया, A वाला P में आ गया। अरे P वाला E में आ गया, P वाला E में आ गया, सही है। A वाला P में आ गया तो A पर नया कोडॉन खुल गया, और क्या है, सही है। डन, यही है बच्चों ट्रांसलोकेशन। ओ फील हो गया, मस्त। ईशा को, शीतल को, DR, ये कौन है भाई? ऐसे ऐसे शॉर्ट नाम लिख लेते हो। आकांक्षा और
क्रिस्टल क्लियर नवीन, चलिए ठीक है। तो बच्चों मेन था ये ट्रांसलोकेशन समझ, मतलब सब समझ में आ गया। नीट में सवाल आ जाएगा, नीट में अमन बोल रहा है इस जन्म में पहली बार। अरे बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड था हर्षिका, वो टूट जाएगा बच्चे, कमजोर बॉन्ड था वो, है ना। आलम बोल रहे गर्दा गर्दा हो गया, ठीक है भाई गर्दा उड़ाते हैं। चलो अब फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, सबके कमेंट आ रहे हैं, चिंता ना करो। मैं बोल रहा हूं जब एक कोडॉन आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जो पी साइड पर था वो ई पर आ गया, और जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला ए पर था वो पी पर आ गया, और ए पर नया कोडॉन खुल गया। अरे ऐसे रखो ना सिंपल, पी वाला ई पर, ए वाला पी पर, और ए पर नया कोडॉन खुल गया। ट्रांसलोकेशन इलोंगेशन में ही आएगा बच्चे, डायग्राम में देखना लिखा होगा तीर लगा के ट्रांसलोकेशन, ईएफजी जीटीपी नहीं लिखा होगा डायग्राम में, लेकिन सब बना हुआ है। ये लो ट्रांसलोकेशन, सही है, हाँ ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से आप, ठीक है मजा आ गया। रोहित बोल रहा है आपने डरा दिया था, ये तो आसान था। ठीक है चलिए आ जाइए, देखो भाई फिर से सुन ले। राइबोसोम जब चला तो जो पी पर था वो ई पर आ गया, और नीट में क्या सवाल आएगा, टीआरएनए विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसलोकेशन के दौरान कहां से कहां गया, तो बोल दे ए से पी में गया। वो जो मैंने बोला था ना पी साइड पर होगा टीआरएनए विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, टीआरएनए विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पी पर होगा, यही तो है, सही है। तो पी पर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, और ई पर क्या बोला था, टीआरएनए अमीनो एसिड देने के बाद भाग जाएगा। ए पर नया कोडॉन आ गया, सारी कहानी दोहरा दो, चलो दोहरा देते हैं। एक बार ओरली बताता हूं, हां। अरे जितनी बार राइबोसोम चलेगा उतनी बार ए साइट पर एक नया कोडॉन आ जाया करेगा, सही है। चलो आ जाया करेगा तो क्या होगा, टीआरएनए विथ अमीनो एसिड आ जाएगा, और जैसे आएगा तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज पिछले टीआरएनए अमीनो एसिड के बीच का एस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, और एनर्जी निकलेगी उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, सही है ना। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही कोई फैक्टर याद नहीं करना है, बच्चे मुझे समझाने के लिए बताना था, इसलिए बताया है, ठीक है। अच्छा आ जाओ बच्चों, देखो ए साइट पर एक नया टीआरएनए आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, वही ईएफटीयू जीटीपी, लो आ रहा है टीआरएनए लेकर एमिनो एसिड 3, कौन लेकर आ रहा है, ईएफटीयू जीटीपी। यहां छोटा सा बना दूं, ये देखो ये टीआरएनए विथ जीटीपी एमिनो एसिड 3 वाला टीआरएनए आ रहा है, इसमें एंटीकोडॉन है ए, तभी तो ईएफटीयू जीटीपी ला रहा है। कौन लेकर आ रहा है, ईएफटीयू प्लस जीटीपी, ये ला रहा है, ला के जुड़वा देगा। लो भाई टीआरएनए विथ एमिनो एसिड 3 जुड़ गया, एंटीकोडॉन ए, ये लो आ गया एंट्री, ठीक है। अब जैसे ही टीआरएनए विथ अमीनो एसिड 3 आया, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज काम करेगा। क्या काम करेगा, अरे एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा, और जिससे एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी से 3 और 2 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, सही है। ये लो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। आपके मॉड्यूल में अलग अलग स्टेप, अलग अलग डायग्राम है भाई, चिंता ना करें, मैं एक में दिखा रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल में एक एक स्टेप अलग अलग डायग्राम ढेर सारे बना दिए हैं डायग्राम, सही है। ओके आ गया, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया अब क्या होगा, फिर से चलाओ भाई, और क्या, सही है। ठीक है, तो अगला डायग्राम लेकर आता हूं अगले पेज में। पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, हाँ वो जो बोल रहा था ना एक बच्चा बोल रहा था कि बड़े सब यूनिट में 2 ही साइट हैं। अब बताता हूं एनसीईआरटी ने वहां पर क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है देयर आर 2 साइट्स जहां पर टीआरएनए विथ एमिनो एसिड होगा। बड़े सब यूनिट में 3 ही साइट हैं,
ई साइट पर वो टीआरएनए है, ई साइट पर वो टीआरएनए है जिसमें अमीनो एसिड है ही नहीं। दो ही तो साइट है जहां पर टीआरएनए विथ अमीनो एसिड होगा, पी और ए। सही है। अच्छा, अब चलो इसको खिसकाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। अगला डायग्राम सेम पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ दिखाता हूं फटाफट। ये देखो, ये रहा बच्चों ए यू जी, जी जी जी, यू यू यू, यू ए, है ना। और यहां पर टीआरएनए विथ अमीनो विदाउट अमीनो एसिड एयूजी वाला तो निकल गया भाई, निकल गया, है ना। ये ऐसे बनाया था मैंने, पिछले डायग्राम का डायग्राम बना रहा हूं। इधर वाला तो निकल गया भाई, ठीक है। और जी, ये ई साइट वाला टीआरएनए तो निकल जा चुका है। पी पर जी जी जी, ये सी 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 वाला, इससे तो अमीनो एसिड छीन लिया ना बच्चे, इससे तो अमीनो एसिड छीन लिया है। अब तो पड़ोस वाले के पास है। तो एक सेकंड यार, इसके बगल वाले के पास है, याद है यू 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 वाला, उससे पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। ये ए। अच्छा, इसमें देखो मैंने क्या बनाया था, एमिनो एसिड 3 आया था, उसका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया एमिनो एसिड 2 और 1 के साथ, बन चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। यही है ना भाई, ई साइड, पी साइड, ए साइड। पिछला पेज देख लो क्या है, यहां से तो गया जी पर टीआरएनए अमीनो एसिड छीन लिया है, और ये अमीनो एसिड 3-2-1 की चेन ए पर बची है ना। तो ठीक है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही याद है ट्रांसलोकेशन होगा, ईएफजी जीटीपी, फिर से इसको एक कोडॉन आगे खिसकाएंगे। नहीं, अमीनो एसिड 1 और 3 के बीच नहीं बनेगा भाई, 1 और 2 पहले से जुड़े थे, 2 और 3 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अब बच्चों ईएफजी जीटीपी ले आओ, ईएफजी जीटीपी, जीटीपी से एनर्जी लेगा, जीटीपी को तोड़कर एनर्जी लेगा, है ना, बार बार तो नहीं दिखाएंगे जीटीपी टूटेगा, जीटीपी से एनर्जी लेगा और राइबोसोम को एक कोडॉन खिसकाएगा। चलो ये फील कर लो तो और मजा आ जाए। एक बार तो ट्रांसलोकेशन हो ही गया आपका, एक बार और देख लो। अच्छा देखो, तो सबसे पहले फिर से वही बना रहा हूं, ये एमआरएनए है बच्चों, ये एमआरएनए, एयूजी, जी जी जी, यू यू यू, यू ए, ये आ गया। ये खिसकाने वाले एयूजी पर तो टीआरएनए बचा ही नहीं था, लेकिन जीजीजी पर है बच्चे टीआरएनए विदाउट एमिनो एसिड, टीआरएनए विदाउट एमिनो एसिड, राइट। और यू पर है टीआरएनए विथ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला, एमिनो एसिड 3, 2, 1, यही है ना, ये है ए। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ एक एक, हाँ बहुत टाइम लगता है भाई। अब देखो, अब चलाने का देखें, इसमें आपको नहीं लग रहा है जब चलाओगे तो अभी तो इतने में है, आपको नहीं लग रहा है एक कोडॉन आगे खिसकाऊंगा तो ये इतने में आ जाएगा, एयूजी बाहर। अरे बच्चे सीआरटी में डायग्रामेटिक है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, पहला तो वही लगेगा। एमिनो एसिड रेजिड्यू मतलब एमिनो एसिड यूनिट, ठीक है। अच्छा, रेजिड्यू मतलब यूनिट, ठीक है। हाँ तो देखो, जी से बनाओ अब इसको, है ना, तो चलो बना देता हूं। ये ऐसे, है ना। अरे देखो ना, यूए कोडॉन आ गया राइबोसोम के अंदर, और जब ये आ गया तो ऊपर वाली सब यूनिट भी ऐसे ही है, ये देखो। अरे ये तो क्या हो गया, वो देखो देखो देखो, आपको फिर से वही समझा रहा हूं, क्या कि जब राइबोसोम चला तो आपको नहीं लग रहा है क्या हुआ है, सी वाला पहले पी पर था, अब कहां गया, ई पर, और वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जो ए पर था वो कहां गया, वो पी पर आ गया भाई, और ए पर एक नया कोडॉन आ गया, यही तो दिख रहा है।
बार बार फिर से वही बोल रहा हूं। अरे ईपीए का सीक्वेंस है, पी वाला ई में आ गया, ए वाला पी में आ गया, पी वाला ई में एग्जिट साइड, ओ अमीनो एसिड जा चुका है, तो इसे तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे भाई, निकलो। और पी साइड पर कौन सा टीआरएनए आ गया? विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ए साइड पर एक नया कोडॉन आ गया, लेकिन दुर्भाग्यवश स्टॉप कोडॉन आ गया। दुर्भाग्यवश क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन आ गया। तो स्टेप 3 आ गया, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सही है, ठीक है। तो चलिए स्टेप 3 सी ना, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यहीं पर समझा दे रहा हूं। देखो स्टेप 3 ट्रांसलेशन का आखिरी स्टेप, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो बच्चे जीटीपी, यहां भी चाहिए यार, हर जगह जीटीपी, ठीक है। और क्या चाहिए? रिलीज फैक्टर। बच्चे रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट में 3 तरह के होते हैं, RF1, RF2, RF3। यूकैरियोट में एक होता है ERF। नहीं याद करना है यार, हटाओ ना, सिर्फ रिलीज फैक्टर चाहिए, ये याद रखो। क्या याद रखो? रिलीज फैक्टर चाहिए, बस बात खत्म। अब सुनो, रिलीज फैक्टर क्या करता है, वो ज्यादा जरूरी है। याद है आपको? सुनो, इधर आओ, इधर 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 है। ईपीए क्या है? ओ भाई क्या करता है यार? 3 साइट है, एग्जिट साइट, पेप्टिडिल साइट, अमीनो एसाइल साइट, पढ़ा चुका हूं पहले। RF1 3 रिलीज फैक्टर 3 तरह के होते हैं प्रोकैरियोट में, RF1, RF2, RF3। यूकैरियोट में एक होता है ERF, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिलीज फैक्टर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये रिलीज फैक्टर को मैं शॉर्ट में RF लिख देता हूं, रिलीज फैक्टर को शॉर्ट में लिख देता हूं RF, ठीक है। बच्चों आपको याद है, देयर आर नो एनी tRNA टू बाइंड एट स्टॉप कोडॉन, देयर आर नो एनी tRNA टू बाइंड एट स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि स्टॉप कोडॉन तो आ गया एक नए टीआरएनए पर, एक नए स्टॉप कोडॉन आ गया ए साइट पर, लेकिन कोई टीआरएनए जुड़ ही नहीं पा रहा। अरे कोई टीआरएनए जुड़ ही नहीं पा रहा, और जब कोई टीआरएनए नहीं जुड़ पाएगा तो रिलीज फैक्टर बोलेगा तुम लोग हटो, मैं आता हूं। तो अब ग्रैंड एंट्री हो रही है रिलीज फैक्टर की। तो रिलीज, कोई पूछे स्टॉप कोडॉन से टीआरएनए नहीं जुड़ सकता, तो कौन जुड़ता है? कोई टर्मिनेटर टीआरएनए नहीं है, स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीज फैक्टर है। तो ये देखो बच्चों, ये रहा आरएफ, आरएफ बोले तो रिलीज फैक्टर, अकेला ही नहीं, जीटीपी के साथ एनर्जी लेगा जीटीपी से, और पता है एक्टिवेट होकर क्या करेगा ये रिलीज फैक्टर? वही जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज अभी तक करता आया है। तो रिलीज फैक्टर पता है बच्चों क्या करेगा? एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा पॉलीपेप्टाइड चेन और टीआरएनए के बीच, पॉलीपेप्टाइड चेन और टीआरएनए के बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। तो देखो रिलीज फैक्टर ने क्या किया? ब्रेक कर दिया एस्टर बॉन्ड बिटवीन, एस्टर बॉन्ड बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड टीआरएनए। पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रहा था और टीआरएनए के बीच का एस्टर बॉन्ड तोड़ दिया। जो काम अभी तक पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, अरे रिलीज फैक्टर प्रोटीन है भाई, ऐसा फैक्टर है जो प्रोसेस को खत्म करने का काम करने वाला है, एस्टर बॉन्ड तोड़ देगा, एनसीईआरटी है ये भी। अब रिलीज फैक्टर क्या करेगा? एस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, अरे तो नहीं लग रहा पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई? ओ भाई पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई, ये देखो, लो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो चुकी है। याद है, लेफ्ट पर NH2 है और राइट पर COH है, ये रिलीज हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन। और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हुई बच्चों, जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हुई, सब कुछ डिसअसेंबल हो गया। आपको यही चाहिए था ना, ये हो गया। हाँ SD वाला कॉम्प्लीमेंट्री टूट जाएगा ट्रांसलोकेशन के दौरान। अच्छा सुनो, ये रिलीज हो गया ना, अब सब बिखर गया, डिसअसेंबल हो गया। मतलब आओ, मतलब
छोटा राइबोसोमल सब यूनिट अलग, बड़ा सब यूनिट अलग, टीआरएनए अलग, रिलीज फैक्टर अलग, जीटीपी जीडीपी प्लस पीआई में टूट गया वो अलग, और ये एमआरएनए जो था ये किसी काम का नहीं है, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। याद करो मैंने बोला था जब भी नया प्रोटीन बनाना पड़ेगा, जब भी नया प्रोटीन बनाना है तो नया एमआरएनए बनेगा, तो इस एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दो। ट्रांस क्यों नहीं जुड़ता? स्टॉप, क्या कर रहे हो? टीआरएनए होता कहां है? तेरी सेल में हो तो देख ले भाई, मेरी सेल में कोई ऐसा टीआरएनए नहीं है जो स्टॉप कोडॉन से नहीं जुड़ता। समझ गए? हाँ बच्चों, ये था ट्रांसलेशन। और सुनो, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन, अभी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से भाई, सबका काम बटा हुआ है यार। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज तभी काम करेगा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का वक्त आएगा। यहां पेप्टाइड बॉन्ड थोड़ी बनाना था, तो रिलीज फैक्टर कितना इवॉल्व किया है, नेचर ने सब जुगाड़ दिया, इसके बाद सोच रहे हो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, सुनो अब मेरी बात बच्चों। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, ये आपको नहीं लग रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है? अब इसको फोल्ड होकर सेकेंडरी करना पड़ेगा, हेलिक्स, फिर फोल्ड करके टर्सरी, फिर क्वाटरनरी। ये काम भी तो कोई करेगा। अरे बच्चे, राहुल एनसीईआरटी में जो पहला अमीनो एसिड दिया ना, वो एक पार्ट दिया है, एक पार्ट दिया है पॉलीपेप्टाइड चेन, पूरी नहीं दी है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सब बताऊंगा जो रह गया। काहे को यार तुम लोग ऐसे करते हो? यूटीआर क्या है, कई चीजें बतानी मुझे है, अभी इंतजार करो। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसे फोल्ड करके सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी बनाओगे तब ना काम करेगा, फंक्शनल होगा। सही है? अब प्रॉपर फोल्ड करना इसको, ये काम पता है किसका है? देखो, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन इज, पता नहीं कब कहां पूछ ले इसलिए बता दे रहा हूं, इज कैरीड आउट बाई स्पेसिफिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। क्या? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ये करते हैं बच्चों प्रॉपर फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्ड नहीं नहीं, सुनो तो, कोई प्रोटीन कराता है बच्चे, उसका नाम है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। हाँ, सारे सब यूनिट अलग हो गए प्रिया। अच्छा, अल्फा बीटा वही सब, अल्फा बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी काफी चीजें बची हैं, घबराए नहीं। अभी सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप, फिर बाकी बातें करता हूं, ध्यान से सुनना। शुरुआत करते हैं, हाँ फटाफट, 2 मिनट में हो जा रहा है। फिर मुझे बहुत सारी बात बतानी है, अभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। एमआरएनए से जुड़ा छोटा सब यूनिट, ठीक है, फिर जुड़ा टीआरएनए, फिर जुड़ा बड़ा सब यूनिट, इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब एक एक करके नए टीआरएनए आते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा, राइबोसोम खिसकता रहेगा, नए नए टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा, राइबोसोम खिसकता रहेगा। कब तक? जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो क्या करेगा? रिलीज फैक्टर से वो पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करवा देगा, खत्म। यही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। मंतशा, बच्चे ऐसे समराइज नहीं लिख सकते आप, आपको हर बार पढ़ना है, पढ़ के जो समरी आपको दिमाग में बैठे वो रखना है। मैं लिख दूंगा, आप उसको भी रटने लगोगे तो कोई फायदा नहीं उसका। बल्कि अब मैं जो बोल रहा हूं वो बता रहा हूं। पर अमीनो एसिड कितना एटीपी और कितना जीटीपी खर्च हुआ, पर अमीनो एसिड कितना एटीपी और कितना जीटीपी खर्च हुआ, एमआरएनए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बच्चे। अरे तभी तो याद करो ना, 3' एंड पर पॉली ए टेल लगाई थी, एक्सोन्यूक्लियस पहचानने का और काट डालेगा, एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। जगवान बोल रहा है ऐसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहा हूं। भाई टॉपिक ही मेरे ऐसे हैं और ये हैं ऐसे, अब है तो है। अब सुनो मेरी बात,
पहले एटीपी खर्चा, मुझे बहुत कुछ बताना है, जैसे कि पॉलीजोम क्या है, यूटीआर क्या है, डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, सब बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। पर एमिनो एसिड एक एटीपी और 2 जीटीपी खर्च हुआ। एटीपी कहां खर्च हुआ? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, सही है, एटीपी वहीं खर्च हुआ था। जीटीपी 2, जितनी बार भी टीआरएनए आया है एमिनो एसिड लेकर, जितनी बार टीआरएनए आया है एमिनो एसिड लेकर, जीटीपी खर्च हुआ है। और राइबोसोम को चलाने में भी तो जीटीपी खर्च हुआ है। समझे? समझ गए मेरी बात? तो एक एटीपी और 2 जीटीपी खर्च हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, फॉर एवरी एमिनो एसिड, ध्यान से भाई, फॉर एवरी एमिनो एसिड एडेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, one ATP and 2 GTP are used. 1 ATP 2 GTP यूज होंगे। ATP कहां खर्च होगा? ATP कहां खर्च होगा? पहले स्टेप में फॉर एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक एक चीज बारीकी से, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, पहला 2 GTP, 2 GTP में से 1 GTP फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूली अराइव्ड टीआरएनए विथ एमिनो एसिड, न्यूली अराइव्ड टीआरएनए विथ एमिनो एसिड। जब भी कोई नया टीआरएनए आया है एमिनो एसिड लेकर, जीटीपी की मदद से तो आके जुड़ा है, सही है। एक जीटीपी राइबोसोम को खिसकाने में, बोले तो ट्रांसलोकेशन में। तो क्वेश्चन आ जाए 50 एमिनो एसिड के लिए कितना एटीपी जीटीपी? 50, हाँ, टीआरएनए रीयूज होगा। अब क्वेश्चन आ जाए 50 एमिनो एसिड के लिए कितना खर्च होगा? तो 50 एटीपी और 100 जीटीपी, सही है। हाँ, अब ये हो गया। अब आगे सुनो भाई, क्लियर है सबको? तानिश बोल रहा है कि लास्ट अमीनो एसिड वाला हिस्से को काटने में भी खर्चा हुआ है। मतलब तू चाहता है मैं बारीकी से बात करूं, है ना? आजा इधर देख, ध्यान से देख, इधर देख, जितना मैंने पढ़ा है उतना तुझे पूरा गिनवा देता हूं। प्रिया, चैप्टर ऐसे हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, तो या तो फिर नीट करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं करना फिर तो कोई बात ही नहीं है, काहे को पढ़ना? फिर एनसीईआरटी का रट्टा लगाओ और क्या कर सकते हो। और अगर समझना है तो फिर तो समझना पड़ेगा, तभी एनसीईआरटी दिमाग में बैठेगी, है ना? जो नीट में एम्स जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वो सब पढ़ के जाते हैं इसको, ऐसे थोड़ी ना कोई डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, अच्छा इधर आओ भाई, इधर आ जाओ। देख बच्चे, कोई पूछ रहा था आखिरी अमीनो एसिड में भी 1 जीटीपी खर्च हुई है। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, रुको रुको, याद करो बच्चों, स्टार्ट करता हूं। पहला अमीनो एसिड जब आया था, पहला अमीनो एसिड जब आया था बच्चों, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी खर्च हुआ था, इसको जुड़वाने में एक जीटीपी खर्च हुआ था। यही हुआ था, यही हुआ था ना भाई, यही हुआ था, सही है। लेकिन इसके आने के बाद राइबोसोम नहीं चला था, राइबोसोम नहीं चला था भाई, राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद चला था, सही है। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बना ही नहीं अभी, ठीक है। तो पहले अमीनो एसिड के लिए एक एटीपी, एक जीटीपी खर्च हुई है। अब दूसरा आया, दूसरे के लिए लोग क्या करते हैं बच्चे, इस टॉपिक को रटा डालते हैं, रटते रहो रटते रहो, सिंपल बता दिया, पढ़ते रहो, ठीक है। तो अपन हंसी मजाक तो कर नहीं रहे, कॉमेडी करना नहीं है, अपन को पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुनिए बच्चों। अब अमीनो एसिड 2 जब आया था, अमीनो एसिड 2 जब आया था, तो याद करो, एक तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी खर्च हुआ था,
इसको लाकर जुड़वाने में 1 जीटीपी खर्च हुआ था, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना था तो चलाया भी तो था, 1 जीटीपी उसमें भी खर्च हुआ था, तो कितनी जीटीपी हो गई? 2। जब तीसरा आया, बारीकी से बात कर रहा हूं, तीसरा जब आया था बच्चों, तो उसको भी, उसके लिए भी तो एक एटीपी एक्टिवेशन के लिए और 1 जीटीपी इसको लाकर जुड़वाने के लिए, और फिर जब खींचा था तो उसके लिए भी एक, तो जो 2 जीटीपी खर्च हुई थी इसके लिए। मतलब ये पहले अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी 1 जीटीपी, पहले अमीनो एसिड आने के बाद राइबोसोम नहीं चला था, लेकिन बाकी जितने भी हैं सबके लिए 1 एटीपी। सही है? मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी 1 जीटीपी, लेकिन बाकी जितने आ रहे हैं सबके लिए 1 एटीपी 2 जीटीपी। तो वो जो मेरे से पूछ रहे थे ना बच्चे, आखिरी में 1 जीटीपी खर्च हुई, तो सुनो बच्चे, सबके लिए 1 एटीपी 2 जीटीपी, लेकिन पहले के लिए 1 जीटीपी, तो टर्मिनेशन में जो 1 जीटीपी खर्च हुई बच्चे, उसको इसके साथ एडजस्ट कर लेना यार, इसके साथ एडजस्ट कर ले, तो क्या हुआ? हो गया ना, ऑन एन एवरेज पर एमिनो एसिड 1 एटीपी 2 जीटीपी। सही है? ट्रांसलोकेशन मतलब राइबोसोम चलाना, है ना, उसमें जीटीपी खर्च हो रहा था ना, राइबोसोम को खिसकाते थे, जीटीपी खर्च होता था, दैट वाज ट्रांसलोकेशन। ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैंने डिटेल बता दिया, वो कहां क्या कैसे एटीपी वाला। ठीक है? अब आइए, अभी काफी चीजें भाई, रुक जाओ। अब बच्चों मुझे बताना है पॉलीराइबोसोम। क्या बताना है? पॉलीराइबोसोम, यूटीआर बताना है। छोटी छोटी चीजें बच्चों, फोकस रखना है, ये ना सोचना कि यार अभी भी चल रहा है, ध्यान से देखते रहो। पॉली और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे छोटे। पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या एर्गोसोम। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, लोग बोलते प्रोकैरियोट में बनेगा, इसमें बनेगा प्रोकैरियोट, अब भाई दोनों में बनेगा। मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट, दोनों में बन सकता है। मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट। कुछ लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक से जोड़ देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है पॉलीसिस्ट्रॉनिक से। आ जाओ मैं बताता हूं, देखो इधर बच्चे, एक एमआरएनए है। क्या? एक एमआरएनए है, ठीक है, यहां पर एक राइबोसोम जुड़ा, ध्यान से एक एमआरएनए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री टूट जाएगा बच्चे, राइबोसोम जब चलेगा तो उसकी टेंशन ना लो, है ना, वो टूट जाता है। देखो, एक राइबोसोम जुड़ा था, प्रोटीन बनाते बनाते आगे बढ़ा 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 बढ़ा, इधर एक राइबोसोम प्रोटीन बनाते बनाते आगे बढ़ा, इधर से दूसरा जुड़ गया, वो भी आगे बढ़ा, इधर तीसरा जुड़ गया, इधर चौथा जुड़ गया, ऐसे एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, एक राइबोसोम जो सबसे पहले जुड़ा था, वो अभी यहां पहुंच चुका है, प्रोटीन बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है, और दूसरे नंबर पर जो जुड़ा था वो राइबोसोम यहां है, प्रोटीन बनाते बनाते यहां तक पहुंच चुका है। जो तीसरे नंबर पर जुड़ा था वो यहां पहुंच चुका है, प्रोटीन बनाते बनाते। जो चौथे नंबर पर जुड़ा था वो यहां पहुंच चुका है, और जो अभी अभी जुड़ा है वो तो प्रोटीन बनाना शुरू किया है। देख रहे हो, एक ही एमआरएनए पर ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए, यही है पॉलीराइबोसोम। लेकिन आप अभी भी नहीं समझ पाए। पता है? सुनो ध्यान से, आपको नहीं लग रहा बच्चों ये सब सेम कोडॉन से होकर गुजर रहे हैं? अगर ये सब एक कोडॉन से गुजर रहे हैं तो ये सब एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, ये सब एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। समझे क्या? मतलब एक ही समय पर एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं। बोलूं, मैंने ट्रांसलेशन को एम्पलीफाई कर दिया। अरे एक ही समय पर एक एमआरएनए से मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, तो मैंने ट्रांसलेशन को क्या किया? एम्पलीफाई कर दिया। समझ रहे हो? ये है भाई पॉलीराइबोसोम। तो देखो मैं लिख रहा हूं पॉलीराइबोसोम,
मिट गया। आ, अरे यार, रुक जाओ बच्चों, ध्यान से। हाँ, अभी मुझे दो तीन छोटी छोटी चीजें बतानी है इसी तरह की, बढ़िया बढ़िया। तो पॉलीराइबोसोम क्या है बच्चों? सेवरल राइबोसोम्स, सेवरल राइबोसोम्स get attached to several ribosomes get attached to single mRNA। इसलिए जुड़ गए, so as to produce multiple copies। अब फोकस करने वाली बात है सेम पॉलीपेप्टाइड चेन का, so as to produce multiple copies of same poly। ये कोई नहीं बताता आपको कि सेम पॉलीपेप्टाइड चेन की multiple copies of same polypeptide chain, and this process is called फोटो को क्या बोलते हो? पॉलीराइबोसोम। मिथियोनिन तो सब में लगा है पहला, हर एक में सेम कोडॉन गुजरेगा बच्चे, सेम। पॉलीसिस्टोनिक का कोई लेना देना नहीं है। पॉलीसिस्टोनिक में याद है बच्चे, लैकोपेरॉन के एक एमआरएनए से 3 एंजाइम बनती हैं, 3 अलग अलग बनती है। मैं बोल रहा हूं एक ही एमआरएनए से मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। सही है? ठीक है, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सेवरल राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए सो एज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। इस फोटो को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, फोटो को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन को एम्पलीफाई कर दिया, है ना, मतलब मल्टीपल कॉपीज बना दिया। प्रोसेस को कहता हूं ट्रांसलेशनल एम्पलीफिकेशन, ट्रांसलेशन को एम्पलीफाई कर दिया। अरे भाई, पॉलीसिस्टोनिक में तो एक एमआरएनए से 3 तरह की एंजाइम बनी थी लैकोपेरॉन में, यहां तो मैं बोल रहा हूं एक ही एंजाइम की मल्टीपल कॉपी बनेगी। सही है? सेवरल राइबोसोम का क्या मतलब है? ये ढेर सारे राइबोसोम। सही है? हाँ। इसका फायदा क्या हुआ? पर यूनिट टाइम एक ही एमआरएनए से ढेर सारे प्रोटीन बन गया। सही है? हाँ, ये फायदा है विवेक। अच्छा, ये हो गया पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अभी एक दो छोटी छोटी चीजें और। सही है? ठीक है, आ जाओ। मल्टीपल कॉपी मतलब ढेर सारे कॉपी एक ही प्रोटीन के। मान लो अगर बन रहा है, मान लो बन रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो सिर्फ वही बन रहा है, इसे कहते हैं पॉली राइबोसोम, पॉलीसिस्टोनिक नहीं। ठीक है, आ जाइए बच्चों। अगला पता है क्या बताने वाला है? यूटीआर। एक दो छोटी छोटी चीज कर लो यार, खत्म करें। हाँ, एम्पलीफाई मतलब संवर्धन करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है मुस्कान? तो देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं यूटीआर की, अनट्रांसलेटेड रीजन। एनसीईआरटी में है बच्चों, एनसीईआरटी ही चल रही है अब, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो सुनो तो बच्चों, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, ये क्या है? एमआरएनए 5' एंड ये 3' एंड। मान लो यहां पर एयूजी है, स्टार्ट कोडॉन, यहां यूजीए है, स्टॉप कोडॉन। अरे तो स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन एरिया का ट्रांसलेशन होगा, है ना? तो इसे बोलूं मैं ट्रांसलेटेड रीजन। अरे इसका ट्रांसलेशन होता है ना, तो बोलो ट्रांसलेटेड रीजन। एनसीईआरटी की भाषा बोलूं ट्रांसलेशन यूनिट। क्या बोलूं? ट्रांसलेशन यूनिट। और पता है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रांसलेशन यूनिट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। फ्लैंक्ड याद है? माने हाँ टाइम हो गया यार, लेकिन रुक जाओ यार, एक दो छोटी छोटी चीजें बता दूं। मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसलेशन यूनिट में एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लैंक्ड। ट्रांसलेशन यूनिट इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ द साइड बाई स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। मतलब ट्रांसलेशन यूनिट प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, फ्लैंक्ड मतलब ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ है। ट्रांसलेशन यूनिट के एक और स्टार्ट कोडॉन है, दूसरी ओर स्टॉप कोडॉन है। सही है, यही तो लिखा है एनसीईआरटी में। अब बच्चे, लेकिन स्टार्ट कोडॉन के पहले का एरिया, इसका तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, यूटीआर।
स्टॉप कोडॉन के बाद के एरिया का भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, यूटीआर। तो क्या मैं बच्चों बोल सकता हूं यूटीआर एमआरएनए पर दोनों तरफ है, 5' एंड पर यूटीआर 5' एंड पर होंगे स्टार्ट कोडॉन से पहले, 3' एंड पर होंगे स्टॉप कोडॉन के बाद। तो सुनो, यूटीआर क्या है? प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है? एट बोथ द एंड, प्रेजेंट एट बोथ द एंड, या प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड। 5' एंड पर कहां है? बिफोर स्टार्ट कोडॉन, बिफोर स्टार्ट कोडॉन। एंड एट 3' एंड, 3' एंड पर कहां है? आफ्टर स्टॉप कोडॉन। 3' एंड पर कहां है? आफ्टर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के बाद है। अरे फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहें। मल्टीपल कॉपीज कंपलसरी बनेगी, उससे कम नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल गोपाल, पॉलीसोम में एक एमआरएन से मल्टीपल कॉपीज एक समय पर बनेंगी। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अच्छा सुनो, बिल्कुल ध्यान देते रहो, 2-3 मिनट का काम बाकी है। एक चीज और आपको, क्या आप भी क्या याद रखोगे बताता हूं, सवाज ध्यान से सुन। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोकैरियोट में ही पॉलीसोम क्यों, प्रोकैरियोट में पॉलीसोम क्यों, यूकैरियोट में कम क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बात ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रोकैरियोट का जो एमआरएनए होता है ना बच्चों, उसमें ना कैप है ना टेल है। क्या क्या? ना कैप है ना टेल है। तो उसका प्रोकैरियोटिक एमआरएनए बहुत अनस्टेबल है, उसका लाइफ स्पैन 2 मिनट का है बच्चों। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का लाइफ स्पैन सिर्फ 2 मिनट है लगभग, बनने के 2 मिनट के अंदर कट के खत्म हो जाएगा। तो 2 मिनट के अंदर जितने ज्यादा राइबोसोम जुड़वा लो, उतने ज्यादा प्रोटीन उस एमआरएनए से बनवा पाओगे। हमारा एमआरएनए स्टेबल है कि नहीं? एक तरफ कैप लगाए, एक तरफ टेल लगाए। हमारे एमआरएनए का लाइफ स्पैन होता है कुछ घंटों से कुछ दिन तक, कुछ घंटे से कुछ दिन तक। तो एक ही राइबोसोम बना ले भाई, कई बार बना ले, तो पॉलीसोम कम देखा जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट में तो भाई, प्रोकैरियोट में तो 2 मिनट का ही टाइम है, तो जितने ज्यादा राइबोसोम उसके अंदर जुड़वा लो, उतने ज्यादा प्रोटीन बनवा लोगे। इसलिए पॉलीसोम ज्यादा कॉमन मिलता है किसमें? प्रोकैरियोट में। ठीक है, और सुनो, एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीप्लाई कराना, है ना? अच्छा अब सुनो, फंक्शन क्या है यूटीआर का? देखो भाई, देखो देखो देखो, यूटीआर का काम देखो। याद है 5' पर कैप है, 3' पर टेल है। याद है कैप और टेल स्टेबिलिटी देते हैं एमआरएनए को, कैप और टेल स्टेबिलिटी देते हैं ना। तो कैप और टेल भी तो यूटीआर का पार्ट है भाई, तो स्टेबिलिटी देते हैं। एक काम। दूसरा याद है इधर वाला यूटीआर कैप, इसी की मदद से तो कौन जुड़ता है? राइबोसोम का छोटा सब यूनिट। अरे प्रोकैरियोट का ले लो, शाइन डेलगार्नो स्टार्ट कोडॉन के पहले था, वो भी तो अनट्रांसलेटेड रीजन में था। उसी की मदद से तो राइबोसोम का छोटा सब यूनिट जुड़ता है, और जब राइबोसोम का छोटा सब यूनिट जुड़ेगा तभी तो ट्रांसलेशन होगा। समझ रहे हो? तो फंक्शन क्या क्या है इसके? पहला, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। कैप और टेल भी तो यूटीआर का पार्ट है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं एमआरएनए की, स्टेबल बनाते हैं एमआरएनए को। सही है, एक बात। दूसरी बात, अरे राइबोसोम कैप या एसडी सीक्वेंस ही तो जुड़ेगा, वो भी तो यूटीआर है। तो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। उधर वाला यूटीआर नहीं राइबोसोम जुड़वाएगा, इधर वाला राइबोसोम जुड़वाएगा। तो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, राइट? अरे तभी तो बच्चों एनसीईआरटी ने लिखा है 10 यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या कहते हो? ट्रांसलेशन की जो एफिशिएंसी है, ये बोले तो दक्षता है, वो यही बढ़ाएगा। सही है, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है ये। कैसे? राइबोसोम नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसलेशन कैसे करा लोगे भाई? स्टेबिलिटी भी दे रहा है, तभी तो ट्रांसलेशन में यूटीआर का रोल है।
बच्चों एनसीईआरटी में ट्रांसलेशन में जो था सब बता दिया, सिर्फ एक चीज बची है, एक लाइन बता के रोकता हूं। एनसीईआरटी में बच्चों और ट्रांसलेशन जहां पर खत्म हो रहा है ना, उसकी 4-5 लाइन में, हिंदी में तो सिंपल दिया है, इंग्लिश में बढ़िया लिखा है। पता है क्या लिखा है? डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, इसको एग्जांपल के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, अरे फोल्ड जो कर रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी शुभम, वो पोस्ट ट्रांसलेशन ही तो है। पहला एमिनो एसिड मिथियोनिन लगा था, जरूरत नहीं तो हटा दो, वो भी तो पोस्ट ट्रांसलेशन है। सही है। अब मैं वो डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए मिल गया क्या सभी को एनसीईआरटी में? आखिरी में दिया है भाई, आखिरी की 4-5 लाइन में, अच्छे से नहीं समझ में आता। और गौतम, ये जो 80 तरह की प्रोटीन बता रहे हो, ये मैं पढ़ा चुका हूं। पता है कब पढ़ाया था? जब आरआरएनए पढ़ाया था तो नहीं बताया था। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लगभग 50 तरह की प्रोटीन, यूकैरियोटिक राइबोसोम में लगभग 80 तरह की प्रोटीन बता चुका हूं, कुछ नहीं छोड़ा। तो चलिए मेरी बात फिर से सुनिए। डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। 1 या 2 मिनट में। देखो बच्चों, जब आप बचपन में स्कूल में थे बचपन में, तो टीचर जो है, हाँ फास्ट, इसे फास्ट बोलेगा, पूरा एक लेक्चर लगा दिया भाई ट्रांसलेशन में। फास्ट होता ना तो अभी चैप्टर खत्म हो गया होता प्रिंस। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो, जब आप स्कूल में थे बचपन में, तो इंग्लिश के टीचर और हिंदी के टीचर, कुछ बोलते थे, डिक्टेट करते थे, आप लिखते थे, है ना, डिक्टेशन जिसे बोलते थे। डिक्टेट करते थे, वो बोलते थे ये लिखो, आप लिख लेते थे। तो डिक्टेट किसने किया? टीचर ने। आपने कॉपी में लिख लिया, आपने कॉपी में जो लिखा ना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। समझे? आपको इंग्लिश टीचर ने डिक्टेट किया, बताया ये लिखो, आपने लिख लिया कॉपी में, और कॉपी में जो लिखा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। सही है, रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद लिख तो लिया, अब टीचर ने बोला हिंदी में ट्रांसलेट करो, ये हो गया ट्रांसलेशन। टीचर ने डिक्टेट किया, आपने लिखा जो कॉपी में, वो है रिप्रेजेंटेशन। फिर उन्होंने बोला हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। अब चलो एमआरएनए में आओ। डीएनए ने बोला मेरे में ए है, तू टी लगा। डीएनए ने बोला मेरे में ए है, तू यू लगा। मेरे में जी है, तू सी लगा। मेरे में सी है, तू जी लगा। मेरे में ए है, तू यू लगा दिया। तो डिक्टेशन कौन दे रहा था? डीएनए। बन के जो तैयार हुआ, एमआरएनए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। डीएनए बोला ये है, तू ये लगा, तो डीएनए ने डिक्टेट किया, और एमआरएनए बन के तैयार हुआ, तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन। एमआरएनए में किसकी भाषा है? नाइट्रोजन बेसिस की। उस भाषा को इसमें बदलोगे, एमिनो एसिड की भाषा में, दैट इज ट्रांसलेशन ना। तो नाइट्रोजन बेसिस की लैंग्वेज को नाइट्रोजन बेस, तूने गलत पढ़ लिया भाई। डिक्टेटेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए लिखा है, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी जा रही। तो डीएनए ने डिक्टेट किया, एमआरएनए बन के तैयार हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। अब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा है, नाइट्रोजन बेसिस की भाषा है, उसे बदल दो अमीनो एसिड की भाषा में, दैट इज ट्रांसलेशन। यही था प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी की एक एक लाइन ट्रांसलेशन की बता चुका हूं, कुछ भी नहीं छूटा है। अगली क्लास में पढ़ेंगे ऑपेरॉन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सही है जी? हाँ, तो आज की बात ये खत्म हुई। ठीक है, अब इसके बाद अब आप क्या करना, ट्रांसलेशन तक के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगा डालो टॉपिक वाइज, पहले एक्सरसाइज से। ठीक है? हाँ मीत, अब एग्जिट कर सकते हो, मैं तो एमकेजी पीडीआर रिकॉर्ड करूंगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, मजा आना चाहिए। टेस्ट सिलेबस ट्रांसक्रिप्शन से, डीएनए रेप्लिकेशन से शुरू कर दो अगले शनिवार तक, जहां तक हो जाए। ठीक है? हाँ, अब आज कहां पर किलर एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, अब आज बात कर लेते हैं
पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक एमआरएनए से कई पॉलीपेप्टाइड चेन बने बच्चे, बता चुका हूं। एक एमआरएनए में जब कई बार स्टार्ट और स्टॉप होते हैं तो पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है बच्चों, तो हाउ टू, क्या टू स्टॉप ओवरथिंक, ठीक है। और क्या रहता है, लो फील होने लगा। अरे मेरा देखो, मैं तो लगातार बोले जा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, चलो ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, इस पर बोल दें। अच्छा, रिवीजन पर बोल दें, लंबे समय पर रिवीजन कैसे करें। कोई टॉपिक हो गया है उसको रिवाइज कैसे करें ना। ठीक है बच्चों, बोलता हूं। मॉड्यूल पर मोबाइल पर बोलूं। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। डिस्ट्रैक्शंस फॉर मोबाइल, आ जाओ। टॉपिक चुन लिया, आज के लिए तो नहीं है ना। आ जाओ बच्चों। बात आई, तो बच्चों आ जाइए, आ जाइए। एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026, एपिसोड नंबर 9। बच्चों आज बात कर लेता हूं मैं आपको स्मार्टफोन यूज करने के लिए क्या कैसे, क्योंकि देखिए, ये कट कर देंगे है ना, अपन यहां से आगे से लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आ जाइए, आज बात कर लेते हैं कि मोबाइल जैसी चीजों को कैसे अवॉइड करना है नीट के प्रिपरेशन में। बच्चों आप ये जान लो, आजकल सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपका वो मोबाइल है, सोशल मीडिया है। इनसे दूर रहना है आपको। मैं नहीं कह रहा खत्म कर दो, लेकिन यूसेज कम करो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अवॉइड कैसे करना है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटे हो गए पढ़ते हुए आपको, अब आपका मन कर रहा है थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, सोशल मीडिया मोबाइल यूज करते हैं। नहीं देखो, दिमाग से कोई नहीं जीत सकता। दिमाग के साथ खेलना सीखो। दिमाग को बोलो बेटा 1 घंटे तू पढ़ चुका है, 15 मिनट और पढ़ ले बस, इसके बाद फिर देख लेना। और जब 15 मिनट हो जाए तो दिमाग के साथ फिर खेला करो। क्या कि भाई 15 मिनट हो गए ना, बस 10 मिनट और, अच्छा 5 मिनट और, अच्छा 5 मिनट और। दिमाग को कोई नहीं जीत सकता बच्चे। दिमाग के साथ खेलना सीखे, दिमाग को समझा के रखे कि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो इन चीजों से दूर रहना है। और टाइमिंग बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट और 10 मिनट और कर करके आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं इस पढ़ाई का। सही है। तो मोबाइल का यूसेज बच्चों जितना कम करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। ये समझ लो ना कि आप वनवास में निकले हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता आप कहां हो, सिर्फ आप और किताबें। लगे रहो, मोबाइल से भी वनवास ले लो, पढ़ाई करो। ये जब रिजल्ट आएगा तो फिर पूरी दुनिया के सामने हाजिर हो जाओ कि हां देखो मैंने मेहनत की है और मेरा सिलेक्शन हुआ है, और फिर रिश्तेदारों को भी जवाब दिया जाएगा। राइट। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। पता हो गया।